Hello friends, welcome you all in a new lecture of CA CMA Final Marathon. This is the second lecture. फर्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छी फीडबैक भी दी है और जिसको मैं इस क्लास में भी इंकॉर्पोरेट करूँगा. और आई होप आप लोगों को कंडीशन पता है इस लेक्चर का. सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप लोगों का एक बार एसएफएम हो चुका हो और चाहे आपने किसी से भी एसएफएम लिया हो, आपका एक बार एसएफएम कवर हो जाना चाहिए. और नंबर सेकंड कंडीशन ये है कि इस क्लास में ना कोई स्टॉक मार्केट की बात कही जाएगी, ना कोई क्वेश्चन करवाया जाएगा. इस क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिवीजन करने वाले हैं. हमारा टारगेट है पूरे एसएफएम में हम लोग 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करते हैं. तो ये जो सीरीज़ है मैराथन लेक्चर की, उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आपके सामने कवर करवा दें ताकि एग्जाम से पहले जब आप जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंट होकर जाएं. और एसएफएम स्टूडेंट्स बहुत पहले ले चुके होते हैं और एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिकॉल करने में दिक्कत आती है. तो ये लेक्चर आपके लिए एक तरह का एक ब्लेसिंग होगा, एक तरह का गेम चेंजर होगा, जहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी रिवीजन भी बहुत आसान हो जाएगी. आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन ऑफ बॉन्ड चैप्टर, साथ साथ प्रेफरेंस शेयर, राइट शेयर्स और बायबैक शेयर्स को भी हम लोग कवर करेंगे. तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल क्लास होने वाली है. ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव थॉट कि अगर जहां चाह है वहीं राह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर हम लोग इस पूरे बैच को सक्सेसफुल बनाते हैं तो आपका एसएफएम का जो एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली आपका इंक्रीज होगा और डेफिनेटली आप एग्जाम हॉल कर बाद जरूर ये बात बोलेंगे कि सर कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लास जो था आपका मैराथन का, वो कहीं ना कहीं बहुत काम आ गया. यही बात मैं आपसे सुनना चाहूंगा. मैं अपना 100% दे रहा हूं, आपसे भी मुझे 100% मार्क्स की उम्मीद रहेगी. चलिए सर, आज हमारा जो चैप्टर है वो है बॉन्ड. बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है डिबेंचर्स. बॉन्ड को हम लोग डिबेंचर्स भी बोलते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स. बॉन्ड क्या होता है? और सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बॉन्ड और इक्विटी में क्या डिफरेंस है. बॉन्ड मतलब होता है डिबेंचर. डिबेंचर वर्ड आपने सुना है. और इक्विटी जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में. इक्विटी का पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है. इक्विटी में हम प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए P0 निकालते थे बाय यूजिंग वेरियस मॉडल्स. यहां पर भी हम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करके B0 निकालेंगे बाय यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट. यहां पर जो डिस्काउंट रेट होता था उसको हम KE बोलते थे. यहां पर जो डिस्काउंट रेट होगा उसको हम KD बोलेंगे. यहां पर आपको डिविडेंड पेमेंट मिलता था तो यहां पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट पेमेंट. यहां पर आपका होगा इंटरेस्ट पेमेंट. फाइन. ये क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के लिए. दीज आर क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी और ये कंपनी के मालिक होते हैं. इंटरेस्ट कंपनी को देना ही होगा, चाहे कंपनी अर्न कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है. कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी कितना ही अर्न कर रही है. इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स पे किया जाएगा. तो इसका यह मतलब है कंपनी इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो टैक्सेशन पर्पस के लिए क्लेम कर सकता है. इस केस में जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी गवर्नमेंट को कम टैक्स देगा ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट. उसकी जो टैक्सेशन लगने वाली प्रॉफिट होगी वो कम हो जाएगी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट देने की वजह से हमारा टैक्स भी बचता है. लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि डिविडेंड आफ्टर टैक्स पेमेंट होता है. जब हम टैक्स दे देते हैं उसके बाद डिविडेंड पे होता है. तो डिविडेंड के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते कि टैक्स सेविंग होता है, लेकिन इंटरेस्ट के केस में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि टैक्स सेविंग होता है. जब भी कंपनी लिक्विडेट करेगी, जब भी कंपनी बैंकरप्ट होगी, तो सबसे पहले पैसा बॉन्ड वालों को मिलेगा, इक्विटी वालों को सबसे बाद में, सबसे लास्ट में पैसे मिलेंगे. सो बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी more safer than equity shares.
फाइन सर। सो ये सारा डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आर ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। इस चैप्टर में जहां जहां मैं डिवेंचर बोलूंगा उसका मतलब बॉन्ड ही होगा, और बॉन्ड जहां बोलूंगा उसका मतलब डिवेंचर होगा, और ये दोनों ही पार्ट हैं लॉन्ग टर्म लोन के। कंपनी को जब भी लंबी अवधि के लिए पैसा चाहिए होता है, कंपनी मार्केट से जब भी पैसा उठाती है लंबे अवधि के लिए, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, अगर कंपनी बोरो कर रही है तो। इसके कंपैरेटिवली एक लोन होता है शॉर्ट टर्म लोन, जो साल भर से कम कंपनी यूज करती है और वापस कर देती है, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म लोन हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। फाइन सर। सो हम लोग ने क्या क्या डिफरेंस पढ़ा, एक बार हम फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। यहां पर हम इक्विटी वालों को क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, और बॉन्ड वाले को बॉन्ड होल्डर्स कहते हैं। जो हमारा मेन क्लास है वहां पर हम आप लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर भी बनाते हैं और बॉन्ड होल्डर भी बनाते हैं, जहां पर आप प्रैक्टिकली कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं या कंपनी के बॉन्ड्स बाई करते हैं। यहां पर हम डिस्काउंट रेट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। यहां पर जो डिस्काउंट रेट होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, केडी कहते हैं। यहां पर वोटिंग राइट्स होता है, यहां पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। यहां पर डिविडेंड रेट होता है, तो यहां पर उसको कहते हैं कूपन रेट। यहां पर हम लोग P0 कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम लोग B0 कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा इक्विटी शेयर्स हमारा हाई रिस्क होता है और ये हमारा लो रिस्क होता है, और इसे हम मालिक कहते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर्स वालों को, और ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। फाइन सर। यहां पर हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगा, टैक्स पे करने के बाद उसे डिविडेंड पे करने का मौका मिलेगा, तो यहां पर हमें कोई टैक्स सेविंग हुआ ही नहीं। यहां पर लेकिन हमें टैक्स सेविंग क्लेम करने का पूरा मौका मिलता है। पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे, देन हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को जो टैक्स देने वाली प्रॉफिट होगी वो कम होगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इंटरेस्ट देने की वजह से हमारा टैक्स सेविंग होता है, लेकिन डिविडेंड देने से हमारा टैक्स सेविंग नहीं होता है। यहां पर हम जो डिविडेंड पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, पेड आफ्टर पीएटी। पीएटी मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये हमारा एक्सपेंस है जिसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले हम पहले इंटरेस्ट पे करेंगे, देन फिर हम टैक्स देंगे, देन फिर हम डिविडेंड देंगे। तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट की वजह से टैक्स कम जा रहा है। जब भी लिक्विडेशन होगा सबसे लास्ट में इक्विटी वालों को पेमेंट मिलेगी और बॉन्ड वालों को सबसे पहले पेमेंट मिलेगी, एटलीस्ट इक्विटी से तो पहले ही मिलेगी। तो हम यह कह सकते हैं बॉन्ड होल्डर्स आर मोर सेफर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो यह हुआ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड बॉन्ड। इक्विटी का चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बॉन्ड्स चैप्टर को कवर करने वाले हैं। फाइन सर। बॉन्ड्स मतलब डिवेंचर। सो दो प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, एक रिडीमेबल बॉन्ड और एक इरिडीमेबल बॉन्ड। एक रिडीमेबल बॉन्ड और एक इरिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जो हम कुछ सालों बाद जाके रिडीम कर सकते हैं, और इरिडीमेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जो हम कभी भी रिडीम नहीं कर सकते, जो परपिचुअल बेसिस तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं हो सकती, उसे हम इरिडीमेबल बॉन्ड कहते हैं। फाइन सर। रिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच पे रेगुलर इंटरेस्ट। ये आपको क्या करेगी, रेगुलर इंटरेस्ट पे करेगी, और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू देगी। आपको हर साल रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा, और जब मैच्योर हो जाएगा तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे देगी। तो इसे हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिडीमेबल बॉन्ड। इसको हम स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड भी कहते हैं। इसे हम स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड कहते हैं, जो हर साल आपको इंटरेस्ट दे रही है और लास्ट में आपको पैसा वापस दे रही है। आपका पैसा यूज कर रही है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके एवज में आपको हर साल इंटरेस्ट दे रही है, और जब उनकी यूज खत्म हो जाती है, जब आपके पैसों की अब जरूरत नहीं होती है, तो आपको पैसा रीपे कर देती है, रिडीम कर देती है,
और देन फिर वो बॉन्ड का एंड ऑफ द लाइफ होता है जब बॉन्ड समाप्त हो जाता है। तो पूरे जर्नी में आपको क्या क्या मिला, आपको क्या निकालना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब हम किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी तक हम किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते थे, इक्विटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते थे। अब हम बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज ऑन टुडे B0। सो इसको हम B0 कहते हैं। तो अगेन इसमें क्या होगा, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। आपको जो जो अमाउंट मिल रहा है उसको आप डिस्काउंट कर कर आप जीरो पीरियड में ले आइए तो उसकी बॉन्ड वैल्यू कहलाएगी। जिस तरह से हम डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू कर कर जीरो पीरियड में लाते थे, सो इसी तरह से जो बॉन्ड की इनकम है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे और आज की करंट वैल्यू निकाल लेंगे। सो हमें एक साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, तो हमने उसे डिस्काउंट किया। अगेन सेकेंड ईयर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमने सेकेंड ईयर से डिस्काउंट किया। इस तरह से हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लास्ट ईयर अगर मान लो 5 साल का लाइफ है तो लास्ट ईयर भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसको भी हमने डिस्काउंट किया। और एंड में आके हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, उसे भी हमने किया डिस्काउंट। तो इन सारे वैल्यू को जब हम डिस्काउंट करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज फ्यूचर बेनिफिट्स को जब डिस्काउंट कर कर हम उसे करंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है, हमें हर साल यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है, और लास्ट ईयर में क्या मिल रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है। और इन सब को जब हम डिस्काउंट करेंगे तो आएगा बॉन्ड वैल्यू। दिस इज द बेसिक इक्वेशन विच यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बेसिक इक्वेशन तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब भी कोई क्वेश्चन होती है आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि हर साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जैसे यहां पर 140 मिल रहा है, 140 मिल रहा है, 140, 140, 140, और लास्ट ईयर आपको वापस मिल जा रहा है पैसा 1000 रुपीज। आपने हर एक को डिस्काउंट कर दिया और अकॉर्डिंगली आपने फाइनल आंसर निकाल दिया। सो बॉन्ड वैल्यू निकालने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। जो भी आपको मिल रहा है आप उसे करें डिस्काउंट और उसको प्रेजेंट वैल्यू में बदल लीजिए तो आपका बॉन्ड वैल्यू का प्राइस आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या टर्म समझे, एक B0 समझा अभी तक, एक KD समझा, एक कूपन रिसीव्ड हमने समझा, और एक प्रिंसिपल रिपेमेंट मैच्योरिटी वैल्यू हमने समझा, रिडीमेबल वैल्यू हमने समझा। तो इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड, रिडीमेबल बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं, रिडीमेबल बॉन्ड। फाइन सर। आइए अब हम करेंगे वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय परपीचुअल बॉन्ड? जो कभी समाप्त नहीं होता उसे हम परपीचुअल बॉन्ड कहते हैं, जिसमें आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ये कभी रिडीम नहीं होगा। इरिडीमेबल, इरिडीमेबल लिखा हुआ है, मतलब जो कभी रिडीम नहीं हो सकता उसे हम इरिडीमेबल कहते हैं। इन इंडिया मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जिन्होंने परपीचुअल बॉन्ड इशू किया है। इसके ऊपर हमने पूरा प्रैक्टिकल सेशन लिया है अपनी मेन क्लास में, सो यहां बताने की उसकी जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने परपीचुअल बॉन्ड इशू किया है, जैसे रिलायंस, एयरटेल, टाटा पावर और भी बहुत सारी कंपनीज। सो परपीचुअल बॉन्ड क्या होता है? परपीचुअल बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो कभी रिडीम नहीं हो सकता। परपीचुअल बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो कभी रिडीम नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी रिडीम्ड। सो इसका मतलब इसमें आपको हर साल कूपन मिलता रहेगा परपीचुअल तक, फॉरएवर, इंफिनिटी पीरियड तक। मतलब इसमें आपको हर साल कूपन मिलता रहेगा। सो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? इंटरेस्ट। हमें हर साल मिल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कब तक?
इनफाइनाइट पीरियड तक। कब तक? इनफाइनाइट पीरियड तक। सो आपको ये सारे जब आप करेंगे इसको डिस्काउंट, तो आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट अपॉन केडी। इंटरेस्ट अपॉन केडी आपका आएगा इंटरेस्ट अपॉन केडी, जिसको हमने ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिराइव कर दिया है। एनुअल कैश फ्लोज, इक्वल एनुअल कैश फ्लोज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने आपको बताया था परपेचुअल केस दो होते हैं, एक इक्वल और एक ग्रोइंग। इक्वल क्या होता है? एनुअल कैश फ्लोज अपॉन में डिस्काउंट रेट। तो यहां पर परपेचुअल बॉन्ड का B0 आएगा इंटरेस्ट अपॉन में केडी। इंटरेस्ट अपॉन में केडी, क्योंकि यहां पर आपको कभी रिडीम ही नहीं होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू की तो सवाल ही पैदा नहीं होती, प्रिंसिपल रिपे ही नहीं होगा, तो वो सारी बातें तो यहां पर आएगी नहीं। यहां सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी परपेचुअल तक मिल रहा है, तो उसका आंसर होगा इंटरेस्ट अपॉन में केडी। इंटरेस्ट अपॉन में केडी। फाइन सर, तो आप ध्यान रखेंगे अभी हमने दो तरह के बॉन्ड किए, एक रिडीमेबल बॉन्ड जिसमें आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है और लास्ट ईयर आपको प्रिंसिपल रीपे भी हो रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल रहा है, रिडेम्पशन हो रही है, उसका एक केस है, उसका एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है जब आपका बॉन्ड रिडीम ही नहीं हो रहा है, हर साल आपको इंटरेस्ट ही मिल रहा है, एक आपके पास ये भी केस है। तो दोनों केस आपको ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों केस के इर्द गिर्द ही आएगा। फाइन सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब और भी कई प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड को हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। यह बॉन्ड में कोई कूपन अमाउंट नहीं होता, कोई कूपन रेट नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन रेट बॉन्ड। सो जीरो कूपन बॉन्ड रेट बॉन्ड कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो आप ऐसे बॉन्ड में पैसा लगाएंगे ही क्यों? डेफिनेटली कुछ तो पे कर ही रहा होगा। हाँ फ्रेंड, ये आपको सिर्फ पे करेगा मैच्योरिटी वैल्यू रिडम्पशन अमाउंट, ये सिर्फ आपको रिडीमेबल अमाउंट पे करेगा, ये आपको हर साल कूपन पे नहीं करेगा। जब भी बॉन्ड की लाइफ होगी, एंड ऑफ द लाइफ होगी, उस केस में ये आपको कूपन अमाउंट तो नहीं बल्कि मैच्योरिटी वैल्यू पे जरूर करेगा। सो हमारा जो मेन इक्वेशन है, अब देखिए सब चीजें मेन इक्वेशन से आ रही है। ये जो हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू। हमें क्या निकालना है? हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा B0 इज इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू अपॉन 1 प्लस KD टू दी पावर n। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने जीरो कूपन डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू किया है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया होगा। मैच्योरिटी वैल्यू अपॉन 1 प्लस KD टू दी पावर n, ये इक्वेशन बनता है जीरो कूपन बॉन्ड का। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आइडेंटिफाई करिएगा किस प्रकार का बॉन्ड है। जिस प्रकार का भी बॉन्ड होगा उस अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन यूज कर अपना आंसर निकालना है। फाइन सर, हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड। अभी तक जितने भी बॉन्ड थे वो एनुअल कूपन रेट बॉन्ड थे, मतलब साल में आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा हो। ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बॉन्ड को हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड कहा जाता है। सो क्या करना है? आपको सिर्फ 3 चेंजेस करने हैं। हाफ ईयरली कूपन बॉन्ड में आपको 3 चेंजेस करने हैं। वो क्या क्या है? एक तो जो कूपन अमाउंट आपको साल में मिल रहा था, अब आपको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। आपको अब हर 6 महीने में मिला करेगा। मान लीजिए आपको साल में 100 रुपए मिलता था, तो आपको हर अब 6 महीने में 50 रुपए मिलेगा। फाइन सर, केडी जो आपका पर एनम था, जो आपका डिस्काउंट रेट था, मान लीजिए साल का डिस्काउंट रेट आपका लेट से 10% था, तो आपका 6 महीने का डिस्काउंट रेट कितना होगा? 6 महीने का डिस्काउंट रेट होगा 5%। सो कूपन अमाउंट को आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, केडी पर एनम को आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बट लाइफ को आप इंटू 2 करिएगा। क्यों करेंगे 2? क्योंकि अब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 पीरियड्स हो गए। 2 पीरियड्स हो गए। अगर 2 साल है, अगर 2 साल है तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 4 बार, तो 4 पीरियड्स हो गए। 10 साल है तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 20 बार।
तो 20 पीरियड्स हो गए। तो अगेन आई रिपीट, कूपन अमाउंट पर एनम डिवाइडेड बाई 2, केडी पर एनम डिवाइडेड बाई 2 एंड लाइफ इंटू 2। सो ये तीनों आप चेंजेस ध्यान रखेंगे जब भी हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड आएगा। इसी प्रकार से क्वार्टरली कूपन रेट बॉन्ड भी हो सकता है। क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अगेन यहां पर कूपन अमाउंट जो पर एनम है डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। केडी पर एनम डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। और लाइफ को अब इंटू 4 करेंगे, क्योंकि साल में अब 4 बार पेमेंट होगा। अगर 2 साल है तो 8 बार पेमेंट होगा, तो 2 इंटू 4 करेंगे, 8 पीरियड्स आएगा। सो इस प्रकार से हम क्वार्टरली कूपन रेट बॉन्ड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार हमारा मंथली कूपन रेट बॉन्ड आता है। मंथली कूपन रेट बॉन्ड सेम उसी तर्ज पे होगा, जहां पर हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कूपन अमाउंट पर एनम को, केडी पर एनम को भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और लाइफ को हम इंटू 12 करेंगे, ताकि हमारा साल में कितनी बार पे होगा? 12 बार पे होगा। अगर मंथली कूपन रेट बॉन्ड है तो साल में 12 बार आपका इंटरेस्ट पे होगा, हर महीने का 1 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 2 साल है तो 24 टाइम्स आपको इंटरेस्ट पे होगा। सो हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड, क्वार्टरली कूपन रेट बॉन्ड एंड मंथली कूपन रेट बॉन्ड, ये 3 प्रकार के बॉन्ड्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। फाइन सर। अब सवाल उठता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने इक्विटी चैप्टर में भी किया था। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न में मतलब आपको कितना रिटर्न मिला। अगर आप मान लीजिए 1 साल के लिए अगर किसी बॉन्ड को रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट और कितना कैपिटल गेन मिला। सो B1 माइनस B0 क्या इंडिकेट करता है? कैपिटल गेन इंडिकेट करता है। और इंटरेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कि आपको कूपन अमाउंट मिला, जो कि आपका इनकम हुआ, वो इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, I1 रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, जब भी हमें रिटर्न निकालना होता है, जो भी हमें मिलता है हम उसे रखते हैं ऊपर, और जो भी हम लगाते हैं उसे हम रखते हैं नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हमने B0 लगाया होगा और यहां हमें क्या क्या मिला होगा? B1 माइनस B0 प्लस I1 अपॉन B0। फाइन सर। So B1 minus B0 will be considered as capital gain and I1 is definitely interest return। हम चाहें तो इस पूरे इक्वेशन को 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम कैपिटल गेन यील्ड को अलग कर सकते हैं, B1 माइनस B0 अपॉन B0 इंटू 100, ये हमारा कैपिटल गेन यील्ड हो गया। और हम चाहें तो इंटरेस्ट यील्ड को भी अलग कर सकते हैं, I1 अपॉन B0, ये हमारा इंटरेस्ट यील्ड हो गया। करंट यील्ड भी बोला जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करंट यील्ड। सो उस केस में हमारा होगा I1 अपॉन B0, I1 अपॉन B0। फाइन सर। इसको इंटरेस्ट यील्ड भी बोलते हैं या सिंपल इसको करंट यील्ड भी बोला जाता है, दैट इज I1 अपॉन B0। फाइन सर। सो एक ध्यान हमेशा रखेंगे, जो B0 होगा, जो B0 होगा वो आपका फेयर होगा या एक्चुअल होगा, क्योंकि हम रिटर्न निकाल रहे हैं और रिटर्न तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में निकलता है, तो डेफिनेटली वो एक्चुअल होगा। ये कब आएगा कंफ्यूजन? जब आपको एग्जाम में एक्चुअल भी दिया हुआ है और फेयर भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फेयर प्राइस क्या होता है? वह प्राइस जो हम कॉपी में कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, उसे हम फेयर प्राइस कहते हैं। और एक्चुअल प्राइस किसे कहते हैं? जो एक्चुअली में मार्केट में चल रहा होता है उसे हम एक्चुअल प्राइस कहते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम कॉपी में कैलकुलेट कर रहे हूं वही मार्केट में चल रहा हो। सो अगर ये फेयर और एक्चुअल प्राइस डिफरेंट है तो हमें यील्ड निकालने के लिए, रिटर्न निकालने के लिए, किसी प्रकार का भी रिटर्न हो, किसी प्रकार का भी यील्ड हो, ध्यान रखिएगा हमें एक्चुअल B0 यूज करना है, फेयर B0 यूज नहीं करना है। फाइन सर। अब सवाल उठता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने इक्विटी में भी टेकअप किया था। अगर आपका मार्केट में मान लीजिए बॉन्ड है, उसकी मार्केट में कीमत चल रही है लेट्स से 1500, लेट्स से 1500 मार्केट में कीमत चल रही है और एक्चुअल में फेयर आपने निकाला है 1200।
मतलब जिस चीज की कीमत 1200 होनी चाहिए थी वो मार्केट में 1500 में मिल रही है, तो आप ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यूड बॉन्ड। ये मार्केट में महंगा बिक रहा है। होना कितना चाहिए था? 1200 रुपए, लेकिन मार्केट में इस चीज की कीमत है 1500 रुपए, तो हम ऐसे बॉन्ड को सेल करेंगे, हम ऐसे बॉन्ड को सेल करेंगे ओवर वैल्यूड। अगेन यहां पर आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक्चुअल मार्केट में 800 में बिक रहा है, लेकिन फेयर मान लीजिए 1200 है। अगर मार्केट में उस चीज की कीमत मात्र 800 रुपए है, लेकिन होनी चाहिए थी 1200 रुपए, हो सकता है कोई अनड्यू फ्लैक्चुएशन आया हो मार्केट में, हो सकता है किसी कारण से वैल्यू कम हो गई हो, बाद में अपने आप ये फेयर हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, तो मार्केट में हम कहेंगे ये अंडर वैल्यूड है। मार्केट में अंडर वैल्यूड मतलब सस्ती चीजों को हमें बाई करना चाहिए, महंगी चीजों को हमें सेल करना चाहिए, और एक्चुअल प्राइस बराबर फेयर प्राइस है। अगर एक्चुअल प्राइस बराबर फेयर प्राइस है तो हम बोलेंगे करेक्टली वैल्यूड। सो हम बोलेंगे करेक्टली वैल्यूड, सो इसे हमें होल्ड करना चाहिए। सो तीन सिचुएशन है, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और करेक्टली वैल्यूड। एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर एक्चुअल B0 ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, अगर एक्चुअल B0 कम है तो अंडर वैल्यूड, और एक्चुअल B0 अगर बराबर है तो करेक्टली वैल्यूड। सेल, बाय एंड होल्ड अकॉर्डिंगली करेंगे, महंगी चीज को बेचेंगे, सस्ती चीज को खरीदेंगे। फाइन सर। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, अगर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी बॉन्ड को परचेस किया हुआ है, तो महंगी चीज को तो बेचेंगे, महंगी चीज को तो बेचेंगे, लेकिन अंडर वैल्यूड चीज को बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बाई किया हुआ है। उस केस में फिर हम होल्ड करेंगे, उस केस में हम उस बॉन्ड को होल्ड करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो फिर और कितना बाई करेंगे? फिर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपने बाई किया हुआ है उसका क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई अभी अंडर वैल्यूड है, अभी सस्ता है, अभी नहीं बेचेंगे, अभी होल्ड करेंगे। फाइन। सो आपको क्वेश्चन में लिखेगा कि इन्वेस्टर होल्ड दिस शेयर, इन्वेस्टर ओन दिस शेयर। अगर ऐसा वर्ड लिखेगा तभी हम ये आपका डिसीजन देंगे अंडर वैल्यूड का होल्ड, अदरवाइज हम अंडर वैल्यूड का क्या डिसीजन देंगे? बाई देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑलरेडी हमने बाई किया हुआ है, तभी हम इसमें होल्ड का डिसीजन देंगे। फाइन सर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कूपन अमाउंट कांस्टेंट था वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी हर साल बदल सकता है। कभी आपको 8 रुपए मिल रहा है, कभी आपको 12 रुपए मिल रहा है, कभी आपको 15 रुपए मिल रहा है, कभी आपको रिडीमेबल भी प्रीमियम में हो रहा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, 100 रुपए की जगह आपको 105 रुपए मिल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। आपको जो भी मिल रहा होगा आपको उसको डिस्काउंट करके अकॉर्डिंगली आंसर निकालेंगे। चेंजिंग कूपन, यहां पर पहले 8% कूपन रेट था, फिर 12% कूपन रेट था 100 रुपए की फेस वैल्यू पे। आप देखिएगा हर साल यहां पर कूपन अमाउंट बदल रहा है। इसे हम स्ट्रेट कूपन रेट नहीं बोलेंगे, इसे हम चेंजिंग कूपन रेट बोलेंगे। लेकिन कोई यहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। जो भी आपको मिल रहा है आप उसे लिख लें और अकॉर्डिंगली डिस्काउंट कर लें, और अकॉर्डिंगली आपका आज की प्राइस, इश्यू प्राइस, B0, करंट प्राइस, फेयर प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस आ जाएगा। आज की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चेंजिंग कूपन रेट बॉन्ड। अब एक सवाल उठता है केडी, ये केडी का कितना नाम है और केडी को हम क्या क्या और नामों से पुकार सकते हैं? तो एग्जाम में जितने भी नाम यूज होते हैं वो सारे नाम मैं आपको यहां बता देता हूं। केडी को हम डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं, केडी को हम कॉस्ट ऑफ डेट भी बोल सकते हैं, केडी को हम वाईटीएम भी बोल सकते हैं, केडी को हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, केडी को हम रिडम्पशन यील्ड भी बोल सकते हैं, केडी को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हैं, केडी को हम डिजायर्ड रिटर्न भी बोल सकते हैं, केडी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, केडी को हम मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं। केडी के इतने नाम। सबसे अच्छा नाम तो सिंपल है, डिस्काउंट रेट। जिस रेट से डिस्काउंट होता है उसको आप केडी बोल लीजिए इस चैप्टर में। और बेहतरीन नाम है कॉस्ट ऑफ डेट, और बेहतरीन नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। फाइन। या आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न या डिजायर्ड रिटर्न, कि भैया इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिजायर्ड है। सारे नाम हैं, एक नाम से दूसरे नाम से आप
कंफ्यूजन नहीं कर सकते, सारे नाम एक बार में यूज नहीं होंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम यूज होता है। सो इतने सारे नाम हैं, फिर से आपको मैं एक बार बता दूं ताकि आप दिक्कत में ना आए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन केडी के बारे में बोल रहा है या कूपन रेट के बारे में बोल रहा है, क्योंकि कूपन रेट भी परसेंटेज में होगा, केडी भी परसेंटेज में होगा, तो वहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हमें मिल क्या रहा है और हमें डिस्काउंट किससे करना है। हमें मिलता क्या है, कूपन रेट मिलता है। सो कूपन रेट से जो अमाउंट निकलेगा वह हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और डिस्काउंट रेट हम किससे करते हैं, केडी से करते हैं। डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ डेट, वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, रिडम्पशन यील्ड, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिजायर्ड रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट इंटरेस्ट रेट। फाइन सर, हाउ टू कैलकुलेट केडी। अब केडी को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो केडी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक है अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक है आयरा टेक्निक। एक है अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक है आयरा टेक्निक। एक है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड किस पे आधारित है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट में। रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट में सो आप देख सकते हैं ऊपर आपको क्या मिल रहा है, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको एक कैपिटल गेन भी होगा। कैपिटल गेन कब होगा, जब आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 आपको ये कैपिटल गेन हुआ। केडी हम क्या निकालते हैं, हम पर एनम केडी निकालते हैं। इंटरेस्ट तो आपको पर एनम मिल ही रहा होगा ये, लेकिन आपको एक बार मिलेगा। कैपिटल गेन आपको एक बार मिलेगा। डिवाइडेड बाई एन, मतलब आप कैपिटल गेन का अमाउंट हर साल आप डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया, एवरेज एनुअल इनकम। हर साल का इनकम जो हमें मिलता है वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और आपने लगाया क्या होगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। हम एवरेज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो आपने B0 ओपनिंग वैल्यू प्लस मैच्योरिटी वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप एवरेज स्टॉक यूज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, उसी तरह से एवरेज इन्वेस्टमेंट ने यूज किया, और ये आपका एक रफ एस्टिमेट आएगा केडी का। ये तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये तरीका एग्जाम में चलता है, बिकॉज यहां पर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया है, यहां पर हमने बहुत सारी बातों को इग्नोर करी है, और हमने एक अप्रोक्सीमेट, नाम में ही लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया कि केडी क्या हो सकता है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 अपॉन एन डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस B0 अपॉन 2। अब इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज हैं, टैक्सेशन होगा तो क्या करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो क्या करेंगे, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो हमारा बेसिक इक्वेशन हो गया केडी का अप्रोक्सीमेशन मेथड का, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 अपॉन एन डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस B0 अपॉन 2, अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक है आयरा टेक्निक जो हमेशा आपको सही आंसर देगा। आयरा टेक्निक आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, दो रेट से हम डिस्काउंट करेंगे, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो यहां पर हम दो रेट से डिस्काउंट करेंगे, एक हमारा लेट से रेट हो गया 10%, एक रेट हो गया 12%, और हमें एक से पॉजिटिव एनपीवी मिलेगा, एक से नेगेटिव एनपीवी मिलेगा, और हम अकॉर्डिंगली यहां पर यूज कर सकते हैं लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी, लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। सो हमारा केडी आ गया 11.77%, 11.77%। यहां पर सेम इक्वेशन है, वही इक्वेशन जो आपको मैंने पहले बताया था स्ट्रेट कूपन बॉन्ड का, बस अब यहां पर केडी नहीं दिया हुआ है, अब यहां पर केडी नहीं दिया हुआ है, तो केडी निकाल लेंगे, इंटरपोलेशन तरीके से निकाल लेंगे, दो रेट से डिस्काउंट करते हुए, एक केडी 10% पे, एक केडी 12% पे, और अकॉर्डिंगली हम आयरा निकाल लेंगे 11.77%। फाइन सर, सो केडी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, जहां पर आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, आप देख सकते हैं। आईआरआर से मेरा आंसर आ रहा था 11.77 और अप्रोक्सीमेशन से मेरा आंसर आ रहा है 11.58, तो दोनों से 100% आंसर कभी सेम नहीं आएगा। और लेकिन अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना बहुत आसान है, टाइम बहुत कम लगता है इस मेथड में, और आईआरआर मेथड में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको आईआरआर ही निकालने बोल रहा है
तो आप एक बार अप्रोक्सीमेशन मेथड निकाल कर चेक कर सकते हैं कि भैया रेट किसके आसपास है, तो आप फिर अकॉर्डिंगली 10 और 12 से आप डिस्काउंट कर कर आंसर निकाल सकते हैं एंड डेफिनेटली आपका उस वक्त काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आयरा टेक्निक में काम कैसे आसान कर सकते हैं, पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड से रेट का एक अंदाजा लगा लीजिए और फिर उसी रेट के आसपास 2 रेट से डिस्काउंट कर कर आप आयरा टेक्निक लगाकर आंसर निकाल लीजिए। फाइन सर, सो एग्जाम में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आईआरआर या अप्रोक्सीमेशन, अनलेस अदरवाइज हमारा अप्रोक्सीमेशन लग ही नहीं रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में फ्रेमिंग ऐसी होती है कि वहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाना मुश्किल हो जाता है, आईआरआर तो आपको हर केस में लग जाएगा। आईआरआर टेक्निक आपका ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आईआरआर नहीं लग पाए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला जो है वो नहीं लग पाए। दोनों से माइनर डिफरेंस आएगा। दोनों टेक्निक में सबसे अच्छा टेक्निक कौन सा है, आईआरआर टेक्निक सबसे अच्छा टेक्निक है। और अगर एक्चुअल और फेयर दोनों दिया हुआ है तो हमेशा किसको प्रेफरेंस देंगे, हम हमेशा एक्चुअल को प्रेफरेंस देंगे। और डेफिनेटली हम यहां पर केडी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, केडी इज सिंपली डिस्काउंट रेट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। आप अगर एकदम सिंपल डेफिनेशन चाहिए केडी का तो केडी है डिस्काउंट रेट जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अभी हमने केडी के बारे में समझा, अब हम समझते हैं अगर टैक्स रेट दिया होगा तो क्या करेंगे। जब भी टैक्स रेट दिया होगा, इंटरेस्ट अमाउंट को हम नेट ऑफ टैक्स करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट को हम 1 माइनस टैक्स करेंगे। अगर नॉर्मल टैक्स रेट दिया हो तो हम इंटरेस्ट अमाउंट को नेट ऑफ टैक्स करेंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। जो केडी का अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको, या आईआरआर फॉर्मूला, आपको इंटरेस्ट अमाउंट नेट ऑफ टैक्स लेना पड़ेगा क्योंकि आपका या तो टैक्स सेव हो रहा है यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट में, इसलिए इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहां पर नेट ऑफ टैक्स करके दिखाना होगा अगर टैक्स दिया हुआ है तो। अगर कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है, अगर कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है तो फिर कैपिटल गेन अमाउंट पे टैक्स लगेगा। सो कैपिटल गेन अमाउंट कितना है, अगर मैं आपको ये कहता हूं, अगर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, मैच्योरिटी वैल्यू मेरा 105 है और इश्यू प्राइस मेरा 90 है। अगर मैच्योरिटी वैल्यू मेरा 105 है और इश्यू प्राइस 90 है और कैपिटल गेन टैक्स है, रेट है 10%, तो बताइए मेरा कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट कितना आएगा। मेरा कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट आएगा 1.5 रुपए। कैपिटल गेन पे लगेगा, कैपिटल गेन कितना है 15 रुपए। व्हाट इज माई कैपिटल गेन, मेरा कैपिटल गेन है 15 रुपए और 15 रुपए पे 10%, 1.5 रुपए मेरा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सो कैपिटल गेन टैक्स भी मेरा आउटफ्लो है। सो आपको मैच्योरिटी में 105 मिलेगा या 1.5 रुपए आपका कट के मिलेगा। डेफिनेटली आपको नेट तो 103 रुपए 50 पैसे तो मिले, आपको 1.5 रुपए तो आपको देना है कहीं ना कहीं किसी को। कैपिटल गेन टैक्स अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपका कैपिटल गेन टैक्स रेट कैपिटल गेन पे लगेगा, जो कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में 15 रुपए है तो 1.5 रुपए आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। सो आपको जब मैच्योरिटी होगी तो 105 रुपए में खुशी नहीं मनाना चाहिए, रेदर इस पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आपको जब मैच्योरिटी होगी तो आपको नेट 103 रुपए 50 पैसे लेने चाहिए। फाइन, तो ये दोनों का एडजस्टमेंट हम कहां कर सकते हैं, इन दोनों का एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं जो हमारा मेन इक्वेशन था। आप देख सकते हैं मेन इक्वेशन में हमने इंटरेस्ट अमाउंट को नेट ऑफ टैक्स ले लिया और जो 105 रुपए था अब हमने उसको 105 रुपए नहीं 103 रुपए 50 पैसे दिखाया। ये मेरा एग्जाम का क्वेश्चन है और मेरा केडी आया 9.30। डेफिनेटली इस केडी को क्या कहेंगे, केडी आफ्टर टैक्स। सो आप देख सकते हैं किस तरह से टैक्स आने की वजह से मेरा एडजस्टमेंट हुआ। कैपिटल गेन टैक्स तभी करना है जब कैपिटल गेन टैक्स क्लियरली मेंशन्ड हो क्वेश्चन में। सिंपल अगर टैक्स रेट दिया हुआ है, सिंपल अगर टैक्स रेट दिया हुआ है लेट्स से 30%, अगर सिंपल वर्ड यूज किया हुआ है टैक्स रेट और 30%, तो सिर्फ हमें इंटरेस्ट अमाउंट पे लगाना है। उस केस में हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। कैपिटल गेन टैक्स क्लियरली जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा हम कैपिटल गेन टैक्स का पार्ट बॉन्ड चैप्टर में यूज नहीं करेंगे। सो बॉन्ड चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मात्र एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि ये है जो आपको दिख रहा है, जहां पर क्वेश्चन में
कैपिटल गेन टैक्स रेट अलग बताया हुआ है और इंटरेस्ट टैक्स रेट अलग बताया हुआ है, लेकिन नॉर्मली हमेशा टैक्स रेट दिया होता है जो कि सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे लगेगा। फाइन। सो आपको मैंने केडी का इक्वेशन बताया। केडी के कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक आईआरआर और एक अप्रोक्सीमेशन। आपको मैंने नॉर्मल टैक्स रेट बताया जो इंटरेस्ट में लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स रेट बताया जो मैच्योरिटी वैल्यू में लगेगा। दोनों टैक्स रेट दिया होगा तो इस तरह का ट्रीटमेंट होगा जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, और सिर्फ अगर टैक्स रेट दिया होगा तो आप सिर्फ इंटरेस्ट इनकम में ही उसे लगाएंगे, आप मैच्योरिटी वैल्यू में नहीं लगाएंगे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। हमेशा जो कूपन अमाउंट कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। कूपन अमाउंट जो कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, और अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू साइलेंट है तो या तो हमें 100 रुपए मानना है या तो 1000 रुपए मानना है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। सो क्या क्या आपने बात समझा। कूपन अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, जैसे डिविडेंड रेट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता था, उसी तरह से कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू साइलेंट है तो या तो हम 100 मान सकते हैं या तो हम 1000 मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे कि अभी अभी हमने जो क्वेश्चन यहां पर आपको बताया था, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको एक अंदाजा लग गया कि 90 रुपए मेरा इशू प्राइस है और 105 रुपए और या 103 रुपए 50 पैसा मेरा रिडीमेबल वैल्यू है। सो ऑब्वियस ही बात है 100 रुपए ही मेरा फेस वैल्यू होगा, इसलिए हमने 100 रुपए एज्यूम किया। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो हमने 100 रुपए एज्यूम किया। ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन अपने आप आपको इंडिकेट करेगा कि 100 रुपए एज्यूम करना है या 1000 रुपए एज्यूम करना है। ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पर हमने 1000 रुपए एज्यूम किया है, जहां पर इशू प्राइस उस तरह से था जैसे इशू प्राइस होगा 990। इशू प्राइस अगर होगा 990 तो ऑब्वियस ही बात है आपको 1000 रुपए एज्यूम करना है, और अकॉर्डिंगली आपको क्या एजम्पशन लेना है वो आपको आ गया। सो कूपन अमाउंट क्या होता है। कूपन अमाउंट वो होता है जो मुझे मिलता है, जो कंपनी मुझे देता है। कूपन रेट इज अ रेट एट विच कंपनी पेज इंटरेस्ट। ये वो रेट होता है जिसमें कंपनी इंटरेस्ट पे करता है। सो कूपन अमाउंट का इक्वेशन क्या होगा, फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा इनटू कूपन रेट। हमेशा ध्यान रखिएगा कूपन अमाउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कूपन रेट इज द रेट एट विच कंपनी पेज इंटरेस्ट। फाइन सर, छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें। ईयर्स टू मैच्योरिटी, इसको हम टेन्योर भी बोलते हैं, इसको हम लाइफ ऑफ द बॉन्ड भी बोलते हैं। हर बॉन्ड का एक लाइफ होता है एक्सेप्ट परपेचुअल बॉन्ड जिसकी कोई लाइफ नहीं होती। और अगर लाइफ मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में लाइफ मिसिंग है तो हमेशा क्या मानेंगे, हमेशा मानेंगे परपेचुअल। अगर क्वेश्चन में लाइफ मिसिंग है तो हमेशा क्या मानेंगे, परपेचुअल मानेंगे। परपेचुअल मतलब इरिडीमेबल डिबेंचर, परपेचुअल मतलब इरिडीमेबल डिबेंचर। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन अमाउंट। मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको एंड ऑफ द लाइफ में मिलता है, एंड ऑफ द लाइफ में जो भी आपको अमाउंट मिलता है उसे या तो मैच्योरिटी वैल्यू बोल लीजिए या प्रिंसिपल रिपेमेंट बोल लीजिए या रिडम्पशन अमाउंट बोल लीजिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानेंगे रिडीमेबल एट पार। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या मानना है, रिडीमेबल एट पार। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और हमने बहुत बार माना भी है। हमारा जो मेन इक्वेशन था जो मैंने आपको बताया था, लास्ट 5th ईयर अगर लाइफ है तो आपको 1000 रुपए वापस मिल जा रहा है या 100 रुपए वापस मिल जा रहा है। एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रिडीमेबल एट ए प्रीमियम बोला गया होगा, जहां पर हमने प्रीमियम की तरह रिडीम किया है। जो भी क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा रिडीमेबल एट पार वैल्यू फेस वैल्यू मानेंगे। फाइन सर। सो रिलेशन बिटवीन केडी और B0 क्या हुआ। केडी मतलब क्या हुआ, केडी मेरा हुआ डिस्काउंट रेट और B0 मेरा हुआ प्रेजेंट वैल्यू। सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में आपका जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर केडी ज्यादा होगा
अगर KD ज्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगा एंड वाइस वर्सा। आप करके चेक करके देख लीजिए, अगर KD ज्यादा होगा तो बॉन्ड वैल्यू कम आएगा और KD कम होगा तो बॉन्ड वैल्यू ज्यादा आएगा। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथ्स है और मैथ्स है। KD मतलब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो फाइनल आउटकम कम ही आएगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो फाइनल आउटकम ज्यादा आएगा। ये मैथ्स है और कुछ नहीं। फाइन सर। सो KD और B0 हमेशा क्या है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, दे हैव इनवर्स रिलेशन। फाइन सर। अब फ्रेंड्स KD और कूपन रेट के बीच में भी रिलेशन आपको समझना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सो KD को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। KD वो होता है जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करता है, इन्वेस्टर जो चाहता है, डिजायर, मेरी चाहत, मैं चाहता हूं कि मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिले। और कूपन रेट क्या होता है, जो एक्चुअली मुझे मिलता है। मान लीजिए मुझे मिला 8 लाख का पैकेज, मैं 10 लाख का चाहता था, मुझे 8 लाख का पैकेज मिला, तो डेफिनेटली मैं सैड एक्सप्रेशन होगा मेरा, बिकॉज मेरी चाहत पूरी नहीं हुई। सो KD क्या होता है, इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन, और कूपन रेट क्या होता है, जो इन्वेस्टर को एक्चुअली मिलता है। सो 3 तरह के केस हो सकते हैं यहां पर। KD ज्यादा हो सकता है कूपन रेट से, KD कम हो सकता है कूपन रेट से, KD बराबर हो सकता है कूपन रेट से। जहां कूपन रेट ज्यादा है, वेरी गुड, दिस ए वेरी गुड सिचुएशन, बिकॉज कूपन रेट ही मुझे एक्चुअली में मिलता है। अगर कूपन रेट ज्यादा है तो यहां मेरा एक्सप्रेशन भी खुशी वाला होगा, और ऐसे बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड होंगे, ऐसे बॉन्ड महंगे में बिकेंगे मार्केट में, ऐसे बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। एंड अगर मुझे कम मिल रहा है, मैं 10% मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता लेट से 15% था, मैं 15% चाहता था, मुझे 10% मिल रहा है, तो ऐसे बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड होंगे, ऐसे बॉन्ड की मार्केट में वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी। और जितना मैं चाहता था KD बराबर कूपन रेट, उतना ही मुझे मिल रहा है, तो ऐसे बॉन्ड पार वैल्यू बॉन्ड होंगे। तो इस थर्ड वाला केस तो बहुत एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। KD और कूपन रेट अगर बराबर है तो वो पार वैल्यू बॉन्ड होगा, उसकी जो B0 होगी वो 1000 होगी या 100 होगी। जैसा फेस वैल्यू होगा वैसा ही उसका B0 होगा। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जाम में लिख सकते हैं। KD और कूपन रेट अगर बराबर होगा, फिर से बता रहा हूं, तो उसकी जो बॉन्ड वैल्यू है वो हमेशा इक्वल्स टू क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उसकी वैल्यू फेस वैल्यू ही आएगी। जैसे कि मैं यहां पर आपको ये केस दे रहा हूं, यहां पर जो फर्स्ट केस है, यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट केस में डिस्काउंट रेट भी 12% है और कूपन रेट भी आपका 12% है। सो जब भी कूपन रेट और KD बराबर होंगे तो वो बॉन्ड पार वैल्यू बॉन्ड होगा, फेस वैल्यू बॉन्ड होगा। उसकी जो वैल्यू है वो बराबर फेस वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू है वो बराबर फेस वैल्यू होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फाइन सर। सो 3 प्रकार के बॉन्ड हो गए, एक पार वैल्यू बॉन्ड, एक प्रीमियम बॉन्ड और एक डिस्काउंट बॉन्ड। अब आपका एक और आता है कॉलेबल बॉन्ड। जैसे इक्विटी शेयर में बायबैक के फीचर्स होते हैं, जब कंपनी को पैसों की अब जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपने शेयर बायबैक कर कर आपको पैसा लौटा देता है। सेम उसी तरह से बॉन्ड में भी यही चीज होता है। यहां पर भी एक फीचर दी जाती है जिसको कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड। जब कंपनी को आपके बॉन्ड की जरूरत पूरी हो गई, आपसे जो पैसा लिया था कंपनी ने उधार, वो अब समय से पहले ही उसकी अब हमें जरूरत नहीं रही, तो कंपनी क्या करेगा, आपसे कॉल कर लेगा बॉन्ड, आपसे बॉन्ड वापस ले लेगा जो कंपनी बॉन्ड इशू किया था और आपको पैसा दे देगा। इस पूरे फीचर को हम कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स व्हिच कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी प्रायर टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले अगर हम बॉन्ड को कॉल बैक कर ले तो उसे हम कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं। इस ऑप्शन को कॉल ऑप्शन कहा जाता है। ये सिमिलर टू बायबैक ऑफ शेयर है। ठीक है, फाइन सर।
जब भी आप प्रोस्पेक्टस भरते हैं, जब भी आप बॉन्ड खरीदते हैं, आपको ये ऑप्शन भी नजर आता है, कॉल ऑप्शन, और एक इसका ऑपोजिट है पुट ऑप्शन। सो अगर आपने एक्चुअल में बॉन्ड में पैसा लगाया होगा, जो कि क्लास में मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप ये सब चीजें कर सकते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकली पता होगा कॉल ऑप्शन के बारे में। जब भी समय से पहले कंपनी अपने बॉन्ड को मार्केट से रिकॉल कर लेती है, उसे हम कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं। सेम इसके ऑपोजिट है पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड में क्या होता है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो समय से पहले प्रायर टू मैच्योरिटी अपने बॉन्ड को कंपनी को ही बेच सकती है। कॉलेबल बॉन्ड किसके पास ऑप्शन होता है, कंपनी के पास, और पुटेबल बॉन्ड किसके पास ऑप्शन होता है, इन्वेस्टर के पास। फाइन सर। सो कॉलेबल बॉन्ड अगर होगा तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा यील्ड टू कॉल, इसे हम YTC कहते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैच्योरिटी तक तो ये होल्ड ही नहीं हो रहा है। सो यील्ड टू कॉल, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो सेम एज यील्ड टू मैच्योरिटी होगी। वही वाला इक्वेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। मैच्योरिटी वैल्यू की जगह कॉल वैल्यू हो जाएगा, जिस प्राइस में कंपनी कॉल कर रही है, बायबैक कर रही है, और मैच्योरिटी ईयर्स की जगह कॉल ईयर्स हो जाएगा। मान लीजिए अगर 10 साल है, तो अगर मान लीजिए कंपनी 8 साल में ही कॉल कर ले रही है, तो यहां पर 8 ईयर्स हो जाएगा। दो ही चेंजेस होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। मैच्योरिटी वैल्यू की जगह कॉल वैल्यू, एंड मैच्योरिटी ईयर्स की जगह कॉल ईयर्स। सेम इसी तरह से YTP यील्ड टू पुट, यील्ड टू पुट आ जाएगा। यहां पर भी सेम इसी तरह से होगा, मैच्योरिटी वैल्यू की जगह पुट वैल्यू, जिस प्राइस पे इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं कंपनी को, और मैच्योरिटी ईयर्स की जगह पुट ईयर्स हो जाएगा। बाकी सब इक्वेशन सेम ही रहेगा। सो कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, और उसके साथ आया यील्ड टू पुट और यील्ड टू कॉल। फाइन सर। रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग, जैसा कि आपको पता है कंपनी जब भी बॉन्ड इशू करेगा उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। इंडिया में बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच, और भी बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंपनी के बॉन्ड्स को रेट करती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो उसकी रिस्क लोअर होगी। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो उसकी रिस्क लोअर होगी, और अगर क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उसकी रिस्क ज़्यादा होगी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उसकी डिस्काउंट रेट आप देखना कम होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अगर कम भी मिले तो चल जाएगा, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी कम भी है तो चल जाएगा। अगर जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उसकी डिस्काउंट रेट कम होगी, और जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग खराब होगी उसकी डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगी। फाइन सर। फाइन सर। सो क्या क्या ध्यान रखना है, अगर रेटिंग अच्छी होगी तो रिस्क कम होगा, डिस्काउंट रेट कम होगा। अगर रेटिंग खराब होगी तो रिस्क ज़्यादा होगा, डिस्काउंट रेट भी ज़्यादा होगा। फाइन सर। केडी ऑफ परपीचुअल बॉन्ड। सो परपीचुअल बॉन्ड का तो B0 आपने बता ही दिया था। परपीचुअल बॉन्ड का B0 तो आपने बता ही दिया था। परपीचुअल बॉन्ड मतलब इरिडीमेबल बॉन्ड, तो इंटरेस्ट अपॉन केडी। सो केडी क्या हो जाएगा, केडी इधर अगर चला जाएगा तो इंटरेस्ट अपॉन B0। सो केडी ऑफ परपीचुअल बॉन्ड निकालना बहुत आसान है। सेम हमारा इक्वेशन होगा परपीचुअल बॉन्ड का, B0 इज इक्वल टू परपीचुअल बॉन्ड, वह बॉन्ड जो हमेशा आपको इंटरेस्ट देता रहेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता रहेगा। कब तक, परपीचुअल तक। सो इंटरेस्ट अपॉन केडी, इंटरेस्ट अपॉन केडी। सो केडी क्या होगा, इंटरेस्ट अपॉन B0। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस। सो B0 दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंक्लूसिव ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट एंड एक्सक्लूसिव ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। अगर जिस प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट मिला हुआ होता है उसको हम डर्टी प्राइस कहते हैं, और जिस प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ होता उसको हम क्लीन प्राइस कहते हैं। जब भी आप एक बॉन्ड इन बिटवीन टू कूपन डेट्स बाई करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉन्ड है जो साल में एक बार इंटरेस्ट पे करता है।
आज 7 महीने गुजर गए, इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा 5 महीने बाद, क्योंकि 12 महीने बाद ही इंटरेस्ट मिलेगा। 7 महीने बाद कोई आता है और मुझे बोलता है कि मुझे आपका बॉन्ड चाहिए, आप मुझे अपना बॉन्ड सेल करिए। तो जब मैं उसे अपना बॉन्ड सेल करूंगा तो मैं बॉन्ड का बेसिक प्राइस तो लूंगा ही लूंगा, प्लस मैं उससे क्या लूंगा, उससे 7 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट भी लूंगा, क्योंकि 7 महीने मैंने बॉन्ड होल्ड किया था लेकिन अभी मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो 7 महीने का इंटरेस्ट मेरे नाम पे आना चाहिए, मेरा हक है उस पे। तो मैं जो भी मेरा परचेजर होगा उससे मैं क्लीन प्राइस तो लूंगा ही लूंगा, प्लस मैं एक्रूड इंटरेस्ट भी लूंगा। मैं क्लीन प्राइस तो लूंगा ही लूंगा, प्लस मैं एक्रूड इंटरेस्ट भी लूंगा, और दोनों मिलकर बन गया मेरा डर्टी प्राइस, दोनों मिलकर बन गया मेरा डर्टी प्राइस। फाइन सर, फाइन सर। अब नॉर्मली एक कंफ्यूजन आता है कूपन रेट और केडी के बीच में। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है कि हमें कूपन रेट केडी की तरह लगता है और केडी कूपन रेट की तरह लगता है। तो मैं आपको एक बार और बता दूं, केडी क्या होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन। मार्केट इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन हमेशा चेंज होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन। आज मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी चेंज हो गई, मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लैक्चुएट कर जाएगा। आज अगर यूएस मार्केट में कोई चेंजेस हो रही है तो ये सारी चेंजेस के मद्देनजर रखते हुए हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती है। सो चेंज क्या होती है, केडी हमारी चेंज होती रहती है एज पर मार्केट कंडीशन, लेकिन कूपन रेट हमारा हमेशा फिक्स रहता है। कूपन रेट वो रेट होता है जिसमें कंपनी इंटरेस्ट पे करता है, जिसमें कंपनी इंटरेस्ट पे करता है उसे कूपन रेट कहा जाता है। कूपन रेट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, दे रिमेन फिक्स्ड। याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो आप उस वक्त कूपन रेट को चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त आप चेंज करेंगे केडी को। अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज है कि भैया इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, या 55 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, या 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, तो उस केस में क्या बढ़ा, कूपन रेट नहीं बढ़ा, कूपन रेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। केडी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, केडी इज सब्जेक्ट टू चेंज, कूपन रेट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। फाइन सर। अब सवाल यह उठता है कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है टैक्स फ्री बॉन्ड और एक होता है टैक्सेबल बॉन्ड। टैक्सेबल बॉन्ड क्या होते हैं, टैक्सेबल बॉन्ड वो होते हैं जिसमें जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उसे टैक्सेबल बॉन्ड कहते हैं। मान लीजिए कंपनी जो हमें इंटरेस्ट देता है उस पे हमारा जो इनकम होगा इंटरेस्ट का, उस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हो गया टैक्सेबल बॉन्ड। और टैक्स फ्री बॉन्ड क्या हो गए, वो बॉन्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट होता है टैक्स लायबिलिटी से, इंटरेस्ट रिसीव्ड टैक्स लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट होता है। सो दोनों प्रकार के बॉन्ड हो गए, एक टैक्सेबल बॉन्ड जिसमें मेरा इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी लगेगा, और जिस टैक्स फ्री बॉन्ड जिसमें मेरा इंटरेस्ट पे टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि भैया टैक्सेबल बॉन्ड का ये डाटा है और टैक्स फ्री बॉन्ड का ये डाटा है, सो आप ऐसा करिए, दोनों बॉन्ड को ऐसा आप मैनेज करिए कि मैं इंडिफरेंट रहूं। मेरे लिए दोनों बॉन्ड बराबर कब होगा, जब मेरे लिए दोनों बॉन्ड बराबर कब होगा, जब दोनों बॉन्ड की केडी सेम होगी। क्या होगी, दोनों बॉन्ड की केडी, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाटएवर नेम यू कैन गिव, केडी अगर दोनों बॉन्ड की सेम होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर केडी दोनों बॉन्ड की सेम होगी तो मेरे लिए इनडिफरेंट पोजीशन हो जाएगा। मैं चाहे टैक्सेबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं चाहे टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं, मेरे लिए बात बराबर है। ये सारी प्रूफ की बात है जो कि हमने अपने मेन क्लास में जरूर किया है। सो जब भी आपको पूछा जाता है कि केडी क्या होगा इनडिफरेंट पोजीशन के लिए, दोनों में मैं इनडिफरेंट रहूं, उसके लिए केडी क्या होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, केडी ऑफ टैक्सेबल बॉन्ड निकाल लीजिएगा। आपका केडी ऑफ टैक्सेबल बॉन्ड निकल जाएगा तो आप बोल दीजिएगा कि
अगर मुझे इनडिफरेंट पोजीशन में आना है तो केडी ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड भी इतना ही होगा। फाइन सर। सो क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने केडी ऑफ टैक्सेबल बॉन्ड निकाला। कैसे पता चला ये केडी ऑफ टैक्सेबल बॉन्ड है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर इंटरेस्ट रिसीव में हम 1 माइनस टैक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये केडी क्या है? टैक्सेबल बॉन्ड का केडी है। सो अगर मुझे इनडिफरेंट में आना है तो केडी ऑफ टैक्सेबल बॉन्ड हो गया 5.2%। केडी ऑफ टैक्सेबल बॉन्ड हो गया 5.2%। और अगर मुझे इनडिफरेंट पोजीशन में आना है तो केडी ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड भी कितना होगा? 5.2%। केडी ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड भी कितना होगा? 5.2%। सिंपल। सो इनडिफरेंट पोजीशन में आने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें दोनों बॉन्ड की केडी को बराबर करना होता है। अब आप प्राइस निकाल लीजिए। अगर आपको आगे चलकर यह भी पूछता है कि प्राइस भी बताइए, तो प्राइस मतलब B0 है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। तो अगर प्राइस निकालने बोला तो प्राइस भी निकाल लेंगे। 1 साल बाद हमें 80 मिल रहा है, 2 साल बाद हमें 80 मिल रहा है और 2 साल बाद हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा हम रिडीमेबल वैल्यू मानते हैं, दैट इज पार वैल्यू, फेस वैल्यू, दैट इज 1000 इन द गिवन केस। और डिस्काउंट रेट आपका वही है टैक्स फ्री बॉन्ड वाला। यहां पर 1 माइनस टैक्स नहीं हो रहा है, आप देखिए, क्योंकि ये टैक्स फ्री बॉन्ड है। यहां पर 1 माइनस टैक्स नहीं हो रहा है क्योंकि ये टैक्स फ्री बॉन्ड है। फाइन सर। सो प्राइस भी निकल जाएगा। एक बार केडी आ गया और सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो प्राइस भी निकल जाएगा। ये वही स्ट्रेट कूपन बॉन्ड है जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट ही बताया था कि हमें जब भी इस चैप्टर में क्या करना होता है, प्राइस निकालना होता है, B0 निकालना होता है। B0 मींस प्रेजेंट वैल्यू। सो हमें जो मिलेगा हम उसे करेंगे डिस्काउंट। 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा उसे करिए डिस्काउंट, 2 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा उसे करिए डिस्काउंट, क्योंकि ये 2 साल का ही बॉन्ड था। और लास्ट ईयर आपको क्या मिलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू ही मिलेगा, उसको भी आप डिस्काउंट करेंगे। और फाइनल आपका जो प्राइस आएगा दैट इज B0, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू प्राइस। क्योंकि हमने यहां पर टैक्स फ्री वाले ऑप्शन को माना है, हमने यहां पर 80 रुपए में 1 माइनस टैक्स नहीं किया और डिस्काउंट रेट भी हमने टैक्स फ्री वाला ही लिया है, जो कि अब इक्वेट करके निकाले इनडिफरेंट बॉन्ड में, जहां पर हमारा टैक्सेबल बॉन्ड का जो केडी है वो टैक्स फ्री बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा कॉन्सेप्ट, जहां पर हमें यह बताया जाता है कि भैया आप क्या निकालिए। आपको यहां पूछा जाता है, केडी निकालना पूछा जाता है और प्राइस पूछा जाता है। तो केडी को तो बराबर कर दीजिए टैक्सेबल बॉन्ड के बराबर और प्राइस निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। सो 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होता है टैक्सेबल बॉन्ड और एक होता है टैक्स फ्री बॉन्ड। और हमें क्या होना है? हमें इनडिफरेंट पोजीशन लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक तो आप प्राइस निकालिए, एक तो आप यील्ड निकालिए। यील्ड किसके बराबर कर देंगे? यील्ड इसके बराबर कर देंगे और प्राइस अपने प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। फाइन सर। ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इन केस ऑफ बॉन्ड। सो फ्लोटेशन कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट हमारा इक्विटी के केस में था वही हमारा बॉन्ड के केस में होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? इशू कॉस्ट, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन एंड अदर थिंग्स विच इज रिलेटेड टू इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी। तो जब भी नया सिक्योरिटी इशू होता है, जब भी नए बॉन्ड हम इशू करते हैं, तो उस केस में फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यू इशू एंड नॉट एग्जिस्टिंग इशू, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगा हमें B0 को, जहां जहां B0 हमने यूज किया है, नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेना होगा। इसको हम नेट प्रोसीड्स भी कहते हैं, इसे हम नेट प्रोसीड्स भी कहते हैं। जहां जहां B0 है उसे हमें नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेना है। फ्लोटेशन कॉस्ट मेरा आउटफ्लो है और यह डिडक्ट होना ही है और इसी तरह से हम डिडक्ट करेंगे। B0 को हम नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेंगे। जहां जहां B0 है वहां वहां हम उसे नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेंगे। जैसे अगर हमारा मेन इक्वेशन है, आप देख सकते हैं केडी का हमारा मेन इक्वेशन है, यहां पर हमने इंटरेस्ट को भी नेट ऑफ टैक्स लिया और यहां पर हमारा 20,000 का हमारा ब्रोकरेज था, तो हमने 20,000 के ब्रोकरेज को भी डिडक्ट किया। यहां पर भी हमारा 20,000 का ब्रोकरेज था, तो 20,000 के ब्रोकरेज को हमने डिडक्ट किया। जहां जहां फ्लोटेशन कॉस्ट होगा B0 को हमें नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेना होगा। फाइन सर।
वैल्यू के हिसाब से 3 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, एक डिस्काउंट बॉन्ड, एक फेस वैल्यू बॉन्ड और एक प्रीमियम बॉन्ड। अगर मेरा फेस वैल्यू बॉन्ड है 1000, अगर मेरा फेस वैल्यू बॉन्ड है 1000 तो डिस्काउंट बॉन्ड 1000 से कम होगा, प्रीमियम बॉन्ड 1000 से ज्यादा होगा और पार वैल्यू और फेस वैल्यू बॉन्ड 1000 के बराबर होगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। 3 प्रकार का बॉन्ड होता है, एक प्रीमियम बॉन्ड, एक डिस्काउंट बॉन्ड और एक फेस वैल्यू बॉन्ड। फाइन सर। जब भी यील्ड की कैलकुलेशन होती है, जहां भी यील्ड की किसी प्रकार की भी यील्ड की कैलकुलेशन होती है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे आप एक्चुअल B0 लेंगे, फेयर B0 नहीं लेंगे। फेयर B0 क्या होता है? जो हम कॉपी में कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। फेयर B0 क्या होता है? जो हम कॉपी में कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। और एक्चुअल B0 जो एक्चुअली मार्केट में प्रिवेल करता है डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर के कारण, जो मार्केट में एक्चुअल में प्राइस चलता है उसे हम एक्चुअल B0 कहते हैं। जब भी यील्ड की कैलकुलेशन होगी, जब भी यील्ड की कैलकुलेशन होगी, हम एक्चुअल B0 को प्रेफर करेंगे, हम फेयर B0 को प्रेफर नहीं करेंगे। फाइन सर। बेसिस पॉइंट। सर बेसिस पॉइंट क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में बेसिस पॉइंट के बारे में जिक्र होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे 1%, 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट, 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परसेंटेज। ये परसेंटेज को एक्सप्रेस करने का एक टर्म है। जैसे अगर क्वेश्चन में बोला जाता है 200 बेसिस पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 200 बेसिस पॉइंट तो हम 2% यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20 बेसिस पॉइंट तो हम 0.20 यूज करेंगे। ठीक है, 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.20% और 200 बेसिस पॉइंट मतलब 2% और 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट। अब अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिस पॉइंट नॉर्मली क्वेश्चन में यूज होता है, जिसके बारे में हमने अभी यहां पर बात करी। 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। फाइन सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? ये एक रेशियो का एक पार्ट है जहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT अपॉन इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए EBIT है 1000 रुपए और इंटरेस्ट है 100 रुपए, अगर EBIT है 1000 रुपए और इंटरेस्ट है 100 रुपए तो इसका यह मतलब निकल कर आता है कि मेरा जो EBIT है वो सक्षम है 10 गुना इंटरेस्ट देने के बराबर, 10 टाइम्स। ये हमेशा टाइम्स का मेजरमेंट होता है। इसका यह मतलब है कि मेरा जो EBIT है वो 10 गुना इंटरेस्ट पे कर सकता है। सो ये गुड साइन माना जाता है, ये हेल्दी साइन माना जाता है। अगर मैं कहता हूं मेरा EBIT भी 100 है और मेरा इंटरेस्ट भी 100 है तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स। इट इज नॉट ए हेल्दी सिग्नल, बिकॉज अगर जरा सा भी EBIT में कम हुआ तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट देने की जो मेरी लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मेरे पास इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हो सकता है पर्याप्त मेरे पास कैश ना हो। सो हायर द बेटर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे आप उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर देखा करें, क्योंकि अगर उस कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी नहीं निकली तो इसका यह मतलब निकलेगा कि यह कंपनी आगे चलकर जरूर प्रॉब्लम में फंस सकती है, ये डिफॉल्ट कर सकती है, ये लिक्विडेट हो सकती है, ये बैंकरप्ट हो सकती है। सो हायर द ICR मोर सॉल्वेंट द कंपनी। जितना ज्यादा ICR होगा उतना ही हम कंपनी को सॉल्वेंट मानेंगे। इट मींस लेस चांस ऑफ डिफॉल्ट। इसका यह मतलब निकल कर आएगा कि कंपनी की डिफॉल्ट की जो चांसेस है वो कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। फाइन सर। KD ऑफ हाफ ईयरली कूपन बॉन्ड। KD, अभी तक हमने जो KD निकाला है वो हमने एनुअल कूपन बॉन्ड का निकाला, हाफ ईयरली कूपन बॉन्ड का भी निकल सकता है। उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी आप देख लीजिए। आप यहां पर जो इंटरेस्ट लेते थे वो पर एनम लेते थे, अब वो इंटरेस्ट हाफ ईयर होगा।
मैच्योरिटी वैल्यू वही होगा, B0 वही होगा। अब जो आपका जो लाइफ है वो इंटू 2 हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, हाफ ईयर की एडजस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, और ये वही होगा मैच्योरिटी वैल्यू B0 अपॉन 2। तो ये आपका KD निकलेगा हाफ ईयर का। सिंपल सा फंडा है, आपको इंटरेस्ट को 6 मंथ का लेना है और लाइफ को आपको इंटू 2 कर देना है हाफ ईयर के केस में। तो ये वही इक्वेशन बन गया जो हम करते आ रहे हैं KD का, बस अब ये जो निकलेगा वो हाफ ईयर निकलेगा। नॉर्मली क्वेश्चन में पर एनम बेसिस पे एक्सप्रेस करने की बात आती है कि आप पर एनम में ही आंसर दिया करें, तो KD हाफ ईयर को हम इंटू 2 करेंगे तो KD पर एनम आ जाएगा। यहां पे जो इफेक्टिव वाली बात है वो हमने इग्नोर की है। आप सिंपली क्या कर दें, KD पर हाफ ईयर इंटू 2, तो आ जाएगा आपका KD पर एनम। फाइन। सो अभी हमने क्या किया, KD ऑफ हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड, जहां पर इंटरेस्ट को हमने हाफ ईयर किया और लाइफ को हमने डबल कर दिया, N इंटू 2 कर दिया। फाइन, नो प्रॉब्लम। चलिए सर आगे बढ़ते, बढ़िए सर। कभी कभी क्वेश्चन में गेन और लॉस पूछा जाता है बॉन्ड वैल्यू के चेंज होने के कारण। जैसे कि आपने अगर बॉन्ड परचेस किया है लेट से 10,000 रुपए में, और आगे चलकर उस बॉन्ड की वैल्यू हो गई लेट से 9,000, तो आपको 1,000 रुपए का लॉस होगा। सर बॉन्ड की वैल्यू क्यों बदलती है? बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है KD के चेंज होने की वजह से। मान लो 8% जब KD था तो मैंने इन्वेस्ट किया था 10923। जब 8% KD था तब मैंने इन्वेस्ट किया था 10923। अब 12% KD हो गया तो मेरी वैल्यू गिर के हो गई 9181। मैंने इन्वेस्ट किया था 10923, अब वैल्यू हो गई 9181, तो मुझे लॉस हो गया 1742 का। सो बॉन्ड वैल्यू में लॉस का बहुत सारा कारण हो सकता है। एक कारण है चेंज इन KD के बढ़ने के कारण मेरी बॉन्ड वैल्यू गिर जाती है। आप देख सकते हैं मैंने इन्वेस्ट किया था 10923 में, लेकिन अब वैल्यू आई 9181, तो वैल्यू गिर गई। सो ये मेरा लॉस कंसीडर किया जाएगा। फाइन सर। अब दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं कन्वर्टिबल ऑप्शन में, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड और एक नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं? कन्वर्टिबल बॉन्ड वो होते हैं जिसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं? वह बॉन्ड जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अभी तक हमने जितनी भी बॉन्ड की चर्चा की थी वो थे नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसे शॉर्ट में NCD भी बोला जाता है, इसे शॉर्ट में NCD भी बोला जाता है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। फाइन। अब इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सो ऑब्वियस ही बात है हम धीरे धीरे कर हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कन्वर्टेबल ऑप्शन के ऊपर बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड को हम बोल सकते हैं फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे। इसे हम बोल सकते हैं फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे। स्टॉक मतलब होता है इक्विटी, स्टॉक मतलब होता है इक्विटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इक्विटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, नाम पे मत जाइएगा। आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। लेट से अगर आपको 10 इक्विटी शेयर मिल रहा है एक डिवेंचर के बदले, ठीक है, आपको कितने इक्विटी शेयर मिले? 10 इक्विटी शेयर मिले एक डिवेंचर के बदले, और इक्विटी शेयर की कीमत चल रही है 50 रुपए। और अगर इक्विटी शेयर की कीमत चल रही है 50 रुपए, तो हम क्या करेंगे? हम फेयर कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप खुद ही बताइए। इक्विटी शेयर की वैल्यू 50 रुपए चल रही है और मुझे 10 इक्विटी शेयर मिले हैं, तो अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मेरा फेयर कन्वर्जन वैल्यू कितना बनेगा? 500 रुपए। मेरा फेयर कन्वर्जन वैल्यू बनेगा 500 रुपए। फाइन। तो बहुत ही सिंपल है। आप यह देखिए कि इक्विटी शेयर की प्राइस क्या चल रही है और आपको कितने इक्विटी शेयर मिले हैं, दोनों को जब अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे। फाइन सर। फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे इज इक्वल्स टू एमपीएस प्रिवेलिंग एज ऑन टुडे इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड ऑन कन्वर्जन। ठीक है, इसको हम स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। और बहुत सिंपल है,
आप यह देखिए कि आपको कितना इक्विटी शेयर मिल रहा है और ये देखिए कि एक इक्विटी शेयर की कीमत क्या चल रही है। तो आपका आ जाएगा स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड या आ जाएगा फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो क्या हमें कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मेरी वैल्यू ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा निकली कन्वर्जन वैल्यू से, कन्वर्जन वैल्यू जो अभी अभी आपने निकाला था, फिर रिपीट कर रहा हूं, एमपीएस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सो आपका आ जाएगा कन्वर्जन वैल्यू। अगर मुझे कन्वर्ट करने से ज्यादा फायदा मिल रहा है या मुझे होल्ड करने से ज्यादा फायदा मिल रहा है। सो अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज्यादा है कन्वर्जन वैल्यू से तो हम बोलेंगे भैया कन्वर्ट मत करो, बॉन्ड में ही बने रहने दो, बॉन्ड ही रहने दो, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है। और अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम निकला, कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा निकला, तो कन्वर्ट करने में ज्यादा फायदा है, हम बोलेंगे भैया कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने में आपको यहां ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कन्वर्जन वैल्यू निकालेंगे। कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकलता है, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है। कन्वर्जन वैल्यू निकलता है इस तरह से, जहां पर आप क्या इंटू करते हैं, आपको कितना इक्विटी शेयर मिल रहा है प्लस हर एक इक्विटी शेयर की प्राइस क्या चल रही है। तो यहां पर आपको 3 केस दिए गए हैं, P0 4, P0 5, P0 6 रुपए। सो तीनों केस में मैंने कन्वर्जन वैल्यू निकाल दिया 80, 100 और 120। अब हम बॉन्ड वैल्यू निकालेंगे। बॉन्ड वैल्यू कैसे निकलता है, बॉन्ड वैल्यू सिंपल तरीके से निकलता है, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। बॉन्ड वैल्यू का इक्वेशन मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में ही समझा दिया था, स्ट्रेट कूपन बॉन्ड। आपको जो मिल रहा है, आप मानो मत कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सिंपल जैसे करते थे वैसे करते चले जाओ और लास्ट ईयर आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। आप इसका डिस्काउंट करके आप फाइनल आंसर निकालो, जो कि निकला 116 रुपए। तो आप बताइए 116 रुपए अच्छा है या 80 रुपए अच्छा है? ऑब्वियस सी बात है 116 रुपए अच्छा है, तो हम बोलेंगे डू नॉट कन्वर्ट। 100 रुपए अच्छा है या 116 रुपए अच्छा है? 116 रुपए अच्छा है, हम कहेंगे डू नॉट कन्वर्ट। 120 रुपए अच्छा है या 116 रुपए अच्छा है? डेफिनेटली 120 रुपए अच्छा है। तो जब प्राइस अगर मेरा 6 रुपए होता है तो उस केस में मेरी कन्वर्जन वैल्यू 120 रुपए होगी और तब हम कहेंगे हाँ भाई कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा यहां फायदा हो रहा है। फाइन। तो जब भी डिसीजन बोला जाएगा आप क्या करेंगे, आप कन्वर्जन वैल्यू निकाल लीजिएगा। कन्वर्जन वैल्यू निकालना आता है, बॉन्ड वैल्यू निकाल लीजिएगा। बॉन्ड वैल्यू हम इतने समय से निकाल ही रहे हैं, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। जो भी आपको इनकम मिल रही है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है, उसको डिस्काउंट करके बॉन्ड वैल्यू निकाल लीजिए, B0 निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। और देखिए अगर उसकी वैल्यू ज्यादा निकली तो आप कन्वर्ट मत कीजिए और उसकी वैल्यू कम निकली तो आप कन्वर्ट कीजिए। फाइन सर। अब कन्वर्टेबल ऑप्शन में ही एक और टर्म आता है डाउनसाइड रिस्क का। डाउनसाइड रिस्क को हम क्या कह सकते हैं, प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर डाउनसाइड रिस्क कहा जाता है। डाउनसाइड रिस्क क्या होता है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। एक बॉन्ड होता है लेट्स से कन्वर्टेबल बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो आप बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सो देखा गया है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है, एक एडिशनल फीचर है, एक एडिशनल एडवांटेज है कि आप उसे इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के पास तो ये एडवांटेज नहीं रहेगा। सो कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू हमेशा कम होगी। कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू तो हम निकालते ही आ रहे हैं इतने समय से। जो इतने भी हमने B0 निकाला होगा वो नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन ही होंगे क्योंकि वहां पर कहीं इक्विटी शेयर की बात नहीं की गई थी। सो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, लेट्स से ये 200 रुपए है और ये 150 रुपए, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो जो निकल कर आएगा उसे हम डाउनसाइड रिस्क कहते हैं। उसे हम डाउनसाइड रिस्क कहते हैं वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड को स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर भी कहते हैं। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, स्ट्रेट कूपन बॉन्ड। याद कीजिए पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था
स्ट्रेट कूपन बॉन्ड, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है और लास्ट ईयर आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है। सो ये नाम भी जस्टिफाई हो गया, प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फाइन सर, सो क्या हुआ डाउन साइड रिस्क, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, माइंड में इसको फ्रेम करें, माइनस वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब नॉर्मल B0 जो हम करते आ रहे थे, स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड का जो हम इक्वेशन करते आ रहे थे, उसी की बात यहां पर कही जा रही है। सो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन आपका सिंपल यहां पर होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, दैट इज स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड, दैट इज स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं। नॉर्मल इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर कर जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, B0 निकाल रहे हैं, उसी की बात यहां कही जा रही है। स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड की बात की जा रही है, जहां पर कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी हमने यहां पर बात करी है, जो भी हम पहले से बात किए जा रहे हैं, वो नॉर्मल कूपन रेट, स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड का ही बात कर रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये आपका क्या है, ये है नॉर्मल कूपन रेट बॉन्ड, ये इक्वेशन है स्ट्रेट कूपन रेट बॉन्ड। इसे हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। यहां पर कहीं कन्वर्टेबल ऑप्शन की बात नहीं की जा रही है, सिंपल यहां पर हर एक साल इंटरेस्ट मिल रहा है और लास्ट ईयर आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है। सो डाउनसाइड रिस्क क्या हुआ, बहुत ही सिंपल हुआ डाउनसाइड रिस्क, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन सर, अब इसे परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 2-3 ऑप्शंस यहां पर आते हैं, आप ये ऑप्शन यूज करिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, फाइन, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं, मैं आपको यहां पर एक ही अल्टरनेटिव बता रहा हूं एग्जाम के लिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड से यहां पर हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। फाइन सर, सो मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो यह हो गया हमारा डाउनसाइड रिस्क। ठीक है सर, प्रीमियम, अब हमें प्रीमियम निकालने के लिए बोला जा रहा है। कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में हम प्रीमियम कैसे निकाल सकते हैं? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं प्रीमियम मतलब प्रॉफिट लॉस होता है, नहीं। प्रीमियम सिर्फ ये डिनोट करता है कि उसमें एक्स्ट्रा क्या है। प्रीमियम क्या है? मान लीजिए इस पेन की कीमत 100 रुपए है, मान लीजिए इस पेन की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, फेयर प्राइस इस पेन की कीमत 100 रुपए है, लेकिन मार्केट में इसे 120 रुपए लिया जा रहा है, तो मार्केट में कितना प्रीमियम लिया जा रहा है? 20 रुपए प्रीमियम लिया जा रहा है। सो आपने प्रीमियम कैसे निकाला? प्रीमियम आपने निकाला एक्चुअल माइनस फेयर से। आपने एक्चुअल माइनस फेयर किया तो आपका प्रीमियम निकला। तो हमारे बॉन्ड के केस में एक्चुअल क्या है? एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्योंकि हम कन्वर्टेबल की बात कर रहे हैं, और फेयर कन्वर्जन वैल्यू, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। फेयर कन्वर्जन वैल्यू मतलब क्या होता है? एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये निकलेगा प्रीमियम। एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड क्वेश्चन में दिया होगा, एंड फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये आपका निकलेगा इन रुपी टर्म्स प्रीमियम। और अगर इसको आपको परसेंटेज में बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर हम डिवाइड किससे करेंगे? फिर हम डिवाइड करेंगे फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड से हम डिवाइड करेंगे, एक्चुअल माइनस फेयर। एक्चुअल, क्योंकि कन्वर्टेबल ऑप्शन की बात करें तो कन्वर्टेबल होगा एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस फेयर कन्वर्जन वैल्यू। अभी हम कन्वर्ट करते तो मुझे फेयर वैल्यू क्या मिलेगा और एक्चुअल में कितना चल रहा है, तो ये डिनोट करेगा प्रीमियम, डिवाइडेड बाय हम करेंगे फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड से, तो हमारा आंसर आएगा इन परसेंटेज। इन परसेंटेज हमारा यहां पर आंसर आएगा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए सर आगे बढ़ते, बढ़िए सर।
सो हमने प्रीमियम भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ पैरिटी मतलब क्या होता है? इक्वलिटी। सो जब भी आपको कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालने बोलेगा, पैरिटी मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब वह केस जहां पर एक्चुअल बराबर फेयर होगा और हमें प्राइस निकालना है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सो यह वह केस है जहां पर मेरा एक्चुअल बराबर फेयर होगा। तो एक्चुअल क्या है मेरा? एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, और फेयर अभी भी बताया था मैंने, फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो मेरा प्रीमियम उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्चुअल बराबर फेयर हो जाएगा तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब फेयर बराबर एक्चुअल हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? प्राइस निकालना है। फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है? एमपीएस इंटू कन्वर्जन रेशियो, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दिस इक्वल्स टू एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो आपका एमपीएस ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो, मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको मिल रहे हैं, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। यह वह प्राइस है जिसमें मेरा प्रीमियम क्या होगा? जीरो होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, यह वह प्राइस है जिसमें मेरा प्रीमियम जीरो कहलाएगा। पैरिटी प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, वह प्राइस जिसमें मेरा प्रीमियम जीरो होगा, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। सो ये मेरा पैरिटी प्राइस निकलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम कन्वर्टेबल ऑप्शन के ऊपर एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको बताते हैं एग्जाम का, और कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम के 10 नंबर का सवाल आपके कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो सकता है। आइए इस चीज को हम प्रूव करके देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक माइंड में ये सारे क्वेश्चन फिट नहीं होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइन सर। सो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन डेफिनेटली आपने किया होगा, एक बार फटाफट मेरे साथ भी बैठ के करेंगे। द डाटा गिवन बिलो रिलेट्स टू अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, फेस वैल्यू दिया हुआ है 250। तो फेस वैल्यू का कहीं भी हमारा इस कन्वर्टेबल ऑप्शन में अभी तक कहीं यूज नहीं है किसी भी इक्वेशन में। नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, सो व्हाट इज कन्वर्जन रेशियो? कन्वर्जन रेशियो इज 20:1। कन्वर्जन रेशियो इज 20:1। आप चेक करेंगे, मुझे पर डिबेंचर के बदले मुझे 20 इक्विटी शेयर मिल रहा है, तो कन्वर्जन रेशियो क्या हो गया मेरा? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर है, बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कन्वर्जन रेशियो मेरा 20:1 है। आइए, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है 12 रुपए, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 12 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड है 20। सो व्हाट विल बी माय फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे? व्हाट इज स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड? स्टॉक वैल्यू बॉन्ड जो सेकंड पॉइंट में दिया गया है, अगर आप आज कन्वर्ट करते हैं तो आपको 20 × 12 240 होगा। आपका फेयर कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा? 240। आज अगर आप कन्वर्ट करते हैं आपको 20 इक्विटी शेयर मिलेंगे और एक शेयर की प्राइस है 12 रुपए, तो आपका स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना होगा? 240 होगा। फाइन सर। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब जब अगर हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल अगर हम बॉन्ड ही बना रहने देते हैं, तो मेरा स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है 235 एंड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मार्केट वैल्यू है वो 265 है। ठीक है, सो मेरा कन्वर्जन वैल्यू फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेयर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज ऑन टुडे 240 क्लियर हो गया। डाउनसाइड रिस्क, डाउनसाइड रिस्क हम क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना है? 265 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना है? 235। सो व्हाट इज माय डाउनसाइड रिस्क? माय डाउनसाइड रिस्क इज 265 माइनस 235। फाइन, एंड डिवाइडेड बाय 265, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 265 माइनस 235, सो ये मेरा डाउनसाइड रिस्क है, डिवाइडेड बाय 265, तो मेरा परसेंटेज डाउनसाइड रिस्क आ गया। सो अब आपके पास आता है प्रीमियम निकालना। प्रीमियम मतलब क्या होता है? एक्चुअल माइनस फेयर। एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना है? 265 और फेयर आपने कितना निकाला है? 240।
तो 265 माइनस 240 हो गया आपका प्रीमियम, और परसेंटेज में निकालना है तो 265 माइनस 240 अपॉन 240। तो यहां तक बात एकदम आपका डायरेक्ट कैलकुलेटर से सारी चीजें सॉल्व हो रही है। आइए एक बार फाइनल में आंसर देख लूं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्रॉस चेक करने में। तो फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरह से है। पहला आपको कन्वर्जन रेशियो बोला गया था तो आपने कन्वर्जन रेशियो निकाला 20:1। फिर आपको फेयर कन्वर्जन वैल्यू बोला गया था जो कि 12 इंटू 20 है 240। डाउनसाइड रिस्क मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड दैट इज 30, एंड 30 डिवाइडेड बाई 265, तो ये आपका आ गया 11.32%। फाइन सर। प्रीमियम, प्रीमियम आपका क्या है, एक्चुअल माइनस फेयर। तो एक्चुअल आपका क्या था, एक्चुअल आपका था 265, फेयर आपका था 240 डिवाइडेड बाय 240, सो आपका आ गया प्रीमियम परसेंटेज 10.416। अब आपसे लास्ट क्या पूछा है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, पैरिटी प्राइस मतलब क्या होता है, पैरिटी प्राइस मतलब होता है वह प्राइस जिसमें मेरा प्रीमियम जीरो हो, मतलब क्या है वो, एक्चुअल बराबर फेयर होना चाहिए उस प्राइस में। एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है 265, फेयर आपको कितना दिया हुआ है 20 इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। सो अगर मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर 265 डिवाइडेड बाई 20, आप डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेशियो। तो 265 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका आ गया 13.25। सो अगर मेरा 13.25 होगा तो मेरा प्रीमियम क्या होगा, जीरो होगा, आना ही है। चले ही वैसे हैं, एक्चुअल बराबर फेयर रख के ही तो हम प्राइस निकाल रहे हैं। सो अगर मेरा यह प्राइस होगा तो प्रीमियम क्या होगा, जीरो होगा, आना ही है। ये तो मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है। हम एक्चुअल बराबर फेयर रख के ही तो एमपीएस निकाल रहे हैं। सो अगर मेरा यह एमपीएस, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मेरा एमपीएस 13.25 है तो प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम आपका जीरो होगा। आप देख सकते हैं 13.25 इंटू 20 करिए, 13.25 इंटू 20 करिए तो आ गया 265, और एक्चुअल भी 265 है, तो एक्चुअल बराबर फेयर हो गया। लेकिन ये तो होना ही था, चले ही वैसे थे। फाइन सर। सो मेरा यहां पर आ गया 13.25, इसको मैं पैरिटी प्राइस बोलता हूं, वह प्राइस जिसमें मेरा प्रीमियम जीरो है। ठीक है। सो यहां पर एक चीज और आता है, 13.25 मेरा पैरिटी प्राइस है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस कितना था, 12 था। एक्चुअल में क्वेश्चन में प्राइस कितना था, 12 था। तो यहां पर एक चीज और पूछ सकता है, पैरिटी प्राइस प्रीमियम, मतलब इसमें कितना एक्स्ट्रा है, इसमें कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है पैरिटी प्राइस प्रीमियम। सो वह हो जाएगा 1.25। पैरिटी प्राइस प्रीमियम, एक कॉन्सेप्ट आता है पैरिटी प्राइस प्रीमियम का, आप देख सकते हैं कन्वर्जन पैरिटी प्राइस प्रीमियम। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस तो आपने निकाल दिया, लेकिन कन्वर्जन पैरिटी प्राइस प्रीमियम भी निकालने बोलेगा तो आप ये कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है, पैरिटी प्राइस जो आपने निकाला और एमपीएस प्रिवेलिंग। तो इस क्वेश्चन में मेरा पैरिटी प्राइस प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1.25। 1.25 मेरा पैरिटी प्राइस प्रीमियम हो जाएगा। आप देख सकते हैं पैरिटी प्राइस माइनस एमपीएस प्रिवेलिंग, लास्ट क्वेश्चन में मेरा 1.25 था, इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरिटी प्राइस माइनस एमपीएस प्रिवेलिंग अपॉन एमपीएस प्रिवेलिंग, तो ये आ जाएगा पैरिटी प्राइस प्रीमियम परसेंटेज, पैरिटी प्राइस प्रीमियम परसेंटेज। फाइन सर। आइए फ्रेंड, एक और हम क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, और उसमें कुछ और नए टर्म्स होंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। फाइन। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश्ड क्वेश्चन है। फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, कन्वर्जन रेशियो 30 दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर 8.5% फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर डिबेंचर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है। सो सबसे पहले आपको बोला हुआ है फेयर कन्वर्जन वैल्यू एज ऑन टुडे, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले आपको बोला है निकालना कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सो वो क्या होगा, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर होगा 25 इंटू 30, 25 इंटू 30। फाइन, माइंड में फ्रेम कर लीजिए। कन्वर्जन वैल्यू आज अगर मैं कन्वर्ट करता हूं,
सो मुझे 30 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और प्रत्येक इक्विटी शेयर की कीमत है 25। सो मेरा कन्वर्जन वैल्यू बन गया 30 इंटू 25। फाइन। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर और मार्केट कन्वर्जन प्राइस। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है? वह प्राइस जिसमें एक्चुअल बराबर फेयर हो। एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना है? एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है 900। दिस इक्वल्स टू पैरिटी प्राइस निकालना है। दिस इक्वल्स टू 30 इंटू पैरिटी प्राइस, हमें प्राइस निकालना है। सो पैरिटी प्राइस आएगा 900 अपॉन 30, 900 अपॉन 30। सो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आएगा 30 रुपीज। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आ गया 30 रुपीज। अगर 30 रुपीज मेरा इक्विटी शेयर की कीमत होगी, सो मेरा प्रीमियम यहां पर 0 आ जाएगा। बी पॉइंट भी क्लियर हो गया। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस प्रीमियम। अब पैरिटी प्राइस में प्रीमियम कितना मिला हुआ है पर इक्विटी शेयर और कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, पैरिटी प्राइस प्रीमियम। सो 30 रुपए दिया हुआ है यहां पर, हमारा अभी कैलकुलेट हुआ 30 रुपए पैरिटी प्राइस। उसमें कितना रुपए प्रीमियम का मिला हुआ है, एक्स्ट्रा कितना मिला हुआ है? 25 रुपए मेरा एक्चुअल जो प्राइस दिया हुआ है इक्विटी शेयर का वो है। तो पैरिटी प्राइस में प्रीमियम कितना है? 5 रुपए पैरिटी प्राइस में प्रीमियम है। डी पॉइंट, रेशियो ऑफ कन्वर्जन पैरिटी प्राइस प्रीमियम। अब रेशियो निकालना है। सो 30 रुपए माइनस 25 रुपीज अपॉन 25 रुपीज, परसेंटेज में निकालना है। 30 रुपए आपने निकाला था पैरिटी प्राइस, 25 रुपए दिया हुआ है, परसेंटेज में क्या होगा? 30 माइनस 25 अपॉन 25, पैरिटी प्राइस प्रीमियम इन परसेंटेज निकल गया। डाउनसाइड रिस्क और प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डाउनसाइड रिस्क, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, दैट इज स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया हुआ है 900, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है 700। 900 माइनस 700 मेरा डाउनसाइड रिस्क आ गया। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 900 माइनस 700 अपॉन 900। फाइन सर। अब लास्ट 2 पॉइंट दिया हुआ है फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर एंड प्रीमियम पेबैक पीरियड। इसको भी हम समझ लेते हैं, अपने क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। सो अभी तक हमने जितने भी मेजर्स किए, एक बार मैं फिर से आपको कैलकुलेशन चेक करवा दे रहा हूं। सबसे पहले था फेयर कन्वर्जन वैल्यू 25 इंटू 30, फिर था मेरा पैरिटी प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर अपॉन कन्वर्जन रेशियो, पैरिटी प्राइस आया। फिर आया पैरिटी प्राइस प्रीमियम, 25 रुपए दिया हुआ था, आपने पैरिटी प्राइस निकाला 30 रुपए, तो प्रीमियम एलिमेंट है 5 रुपए। आपको परसेंटेज में निकालने बोला है, तो 30 माइनस 25 अपॉन 25, तो यहां हो गया आपका 20%। डाउनसाइड रिस्क क्या हो गया? 900 माइनस 700 200, एंड आपको परसेंटेज में निकालने बोलेगा तो 900 माइनस 700 अपॉन 900। फाइन सर। और अब हमारे पास 2 और कैलकुलेशन बचे हैं, एक फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर और एक पेबैक पीरियड, प्रीमियम पेबैक पीरियड। सो इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं कि फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर कितना आएगा। सो इस क्वेश्चन में अगर आप लैंग्वेज में देखेंगे, सो आप ये पाएंगे कि यहां पर 8.5% कूपन रेट है डिबेंचर का, कन्वर्टेबल डिबेंचर का 8.5% कूपन रेट है। फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000। सो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, इनकम कितना होगा? 1000 इंटू 8.5%, तो ये आपका आएगा 85। सो ये आपका आएगा 85। और डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है? 1 रुपए, 1 रुपए डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है। और कन्वर्जन रेशियो कितना है? 30। सो आपको जब कन्वर्ट आप कर लेंगे तो आपको कितना रुपए का डिविडेंड मिलेगा? आपको 30 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, फाइन सर। आइए इस चीज को और एक बार समझते हैं। बॉन्ड जब तक कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको इनकम मिलेगा। हर साल आपको इनकम कितना मिलेगा? 85 रुपीज का हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे 30 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सो व्हाट इज द फेवरेबल इनकम डिफरेंस? मतलब अगर मैं अभी होल्ड किया हुआ हूं, अभी तो मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है, सो मेरे पास कितना फेवरेबल इनकम आ रहा है, कितना अच्छा इनकम आ रहा है? मेरे पास अच्छा इनकम आ रहा है 85 माइनस 30,
55। मेरे पास 55 ज्यादा इनकम आ रहा है क्योंकि मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड में बना हुआ हूं, उसमें मुझे 8.5% कूपन मिल रहा है 1000 फेस वैल्यू के हिसाब से। मेरा 85 रुपीज कूपन अमाउंट बना, जहां मुझे कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 30 रुपए मिलेगा डिविडेंड का, वहीं मुझे 85 मिल रहा है। तो व्हाट इज फेवरेबल इनकम डिफरेंस? इट इज 55। और आपको बोला हुआ है फेवरेबल